उसने बस कीचड़ पर पैर रखा और गलती से उसके जूते छूट गए। नतीजतन उसने घबराहट में अपने जूते दोबारा पहनने की कोशिश की, लेकिन एक गार्ड अचानक उसके पीछे आ गया और फिर उसे बुरी तरह पीटा गया। हालांकि हर कूड़ा चुभने वाला दर्द होता है, नॉक ने फिर भी अपने दांत काटे और फिर से खड़े होने से पहले अपने जूते पहनने की जिद की, क्योंकि वह जानता था कि एक बार इस यातना शिविर में अपने जूते खो देने के बाद वह अपने पैरों की चोटों और तरह तरह की बीमारियों के कारण धीरे धीरे मर जाएगा। वह गार्ड के दबाव में एक बड़े मिट्टी के गड्ढे में चला गया और फिर लोहे की कुदाल उठाकर जोर जोर से खुदाई शुरू कर दी। पिछले कुछ महीनों से नॉक का रोज का काम जंगल में गड्ढे खोदना रहा है। उसे याद नहीं कि उसने खुद कितने मिट्टी के गड्ढे खोदे हैं, और वह सोच रहा था कि जर्मन सेना जंगल में गड्ढे क्यों खोद रही है, क्योंकि जर्मन सेना ने कुछ समय पहले ही एक यातना शिविर स्थापित किया था। सभी को लगा कि यह तथाकथित यातना शिविर युद्धबंदियों के लिए एक श्रम शिविर मात्र था, इसलिए सभी ने सोचा कि जर्मन सेना लूटे गए खजानों को दफनाने के लिए गड्ढे खोद रही है या अग्रिम पंक्ति में जर्मन सैनिकों को मारने के लिए। उस दिन तक नॉक को 2 साथियों के साथ एक बंद आंगन में ले जाया गया ताकि वह जर्मन सेना के मुहाने पर तथाकथित वर्गीकरण कार्य में भाग ले सके। उन्होंने सोचा कि यह जर्मन सेना को खजानों को वर्गीकृत करने में मदद करने के लिए है। परिणाम स्वरूप उन्हें पता चला कि यह खजानों का वर्गीकरण नहीं था, बल्कि यहूदियों की एक कार थी। कुछ ही देर बाद यहूदियों से भरी एक गाड़ी धीरे धीरे नॉक के सामने आकर रुकी। तब जर्मन सेना ने यहूदियों को गाड़ी से धीरे धीरे उतरने में मदद करने के लिए बहुत उत्साह दिखाया। जर्मन अफसर ने मुस्कुराते हुए सबको दिलासा दिया और कहा, घबराओ मत। उसने यहूदियों से कहा कि यातना शिविर कोई जेल नहीं है, बल्कि यहूदियों के लिए एक बड़ा श्रम शिविर है। यहाँ हर यहूदी को नौकरी मिलेगी और जर्मन सेना उन्हें समय पर वेतन भी देगी। जर्मन अफसर की बातें सुनकर यहूदी जो पहले घबराए हुए थे आखिरकार शांत हो गए और उनके चेहरों पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। तब जर्मन अफसर ने उन्हें बताया कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी को पहले बाथरूम जाकर खुद को कीटाणु रहित करना होगा। उसने सैनिकों से यहूदियों के सामान पर सावधानीपूर्वक निशान लगाने को भी कहा ताकि कोई नहाने के बाद गलत सामान न ले जाए। जर्मन सैनिकों को गंभीरता से सामान पर निशान लगाने में मदद करते देखकर और जर्मन सैनिक के चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान देखकर यहूदियों ने आखिरकार अपनी सतर्कता कम कर दी और आज्ञाकारी ढंग से कमरे में चले गए ताकि बाथरूम में जाकर कीटाणु शोधन कर सकें। सभी यहूदियों के कमरे में प्रवेश करने के बाद नॉक ने अपना वर्गीकरण कार्य शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले यहूदियों के सभी सामान को एक गोदाम में रख दिया, फिर सामान खोला और कपड़े, जूते, गहने, पैसे और जर्मन सेना की जरूरतों के हिसाब से अन्य चीजें रखी। इस समय नॉक ने सोचा कि जर्मन सेना कितनी मेहनत कर रही है सिर्फ यहूदियों का धन हड़पने के लिए। इससे यह भी पुष्टि हुई कि उसके साथी सही कह रहे थे, गड्ढा खोदना दरअसल खजाना गाड़ना था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जब वह गोदाम से बाहर निकला तो उसने देखा कि जर्मन सेना ने उन सभी यहूदियों को जिन्हें अभी अभी नहलाया और कीटाणु रहित किया गया था एक खास लोहे की गाड़ी में ठूंस दिया था। यहूदियों की घबराहट में चीखें सुनकर नॉक को आखिरकार एहसास हुआ कि यह सब इतना आसान नहीं था। फिर जर्मन सेना ने लोहे की गाड़ी तक एक पाइप ले जाया। गाड़ी के अंदर से धातु की टकराहट और भयावह चीखें गूंजने लगीं। नरक से आती इस भयानक आवाज को सुनकर नॉक को सब कुछ समझ आ गया। उसके बाद नॉक ने यहूदियों के एक और समूह का यहाँ स्वागत किया। हालांकि उसे अब जर्मन सेना की साजिश का पूरा अंदाजा हो चुका था। वह फिर भी चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देखता रहा। उसी दोपहर उसकी मुलाकात अपने पुराने पड़ोसी से हुई। पड़ोसी जो सच्चाई से बिल्कुल अनजान था उत्साह से उसके पास आया, मुस्कुराया और पूछा, यहाँ तुम्हारी नौकरी और वेतन कैसा है? पड़ोसी का सवाल सुनकर नॉक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि सच बताने का मतलब मौत है, लेकिन फिर भी उसने ठान लिया कि वह अपने पड़ोसी को सच्चाई बताएगा। जैसे ही उसने मुंह खोला एक जर्मन सैनिक बीच में आ गया और उसे रोक दिया। नॉक के पास वहां से हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पड़ोसी भी जर्मन सैनिकों के कहने पर नहाने और कीटाणु शोधन के लिए कमरे में चला गया। नॉक ने अगले 10 दिनों तक पूरे मन से सॉर्टिंग स्टेशन में काम किया। आज सुबह वह आखिरकार उस डरावने स्थान से निकलकर फिर जंगल में काम पर लौट आया। लेकिन इस बार उसका काम पहले जैसा नहीं था। अब उसे गड्ढे खोदने नहीं बल्कि गड्ढों में शव दफनाने थे। उसने संशोधित लोहे की गाड़ी को भी देखा। जब जर्मन सेना ने उसका ट्रंक खोला तो अंदर यहूदियों के शवों का ढेर लगा था। नॉक को आखिरकार जर्मन यातना शिविर का असली रहस्य समझ आ गया। पता चला कि वह शिविर कोई श्रम स्थल नहीं बल्कि यहूदियों की हत्या और उनकी संपत्ति लूटने का केंद्र था। वह गुस्से और लाचारी से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जर्मन सैनिकों की आज्ञा मानकर शवों को उठाने में मदद करता रहा। दिन पर दिन लाशें बढ़ती रहीं और नॉक का दिल पत्थर होता गया। उसे अब याद नहीं रहता था कि उसने कितने शव दफनाए हैं। फिर एक दिन शाम के धुंधलके में उसने लाशों के ढेर में अपनी पत्नी को देखा। वह चीख उठा, जर्मन सैनिकों पर चिल्लाया और कहा, मुझे भी गोली मार दो। दिल टूटा हुआ था। वह अपनी पत्नी के साथ मरना चाहता था। एक सैनिक ने सच में बंदूक उठा ली, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही उसे नीचे रख दिया। उस दिन के बाद भी नॉक कुछ समय तक जर्मन सेना के लिए काम करता रहा, लेकिन अब उसके अंदर सब कुछ मर चुका था और आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। अपने साथियों के साथ भागने के लिए वह भागना चाहता था और अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था, जो उस यातना शिविर में निर्दोष यहूदियों के साथ मार दी गई थी। लेकिन उनकी भागने की योजना शाम तक शुरू नहीं हो पाई थी। जैसे ही वे शिविर लौटने वाले थे, उन्होंने गलती से उन यहूदियों को देखा जो कल भागने की कोशिश में पकड़े गए थे। एक पोलिश व्यक्ति ने उन्हें पकड़कर इनाम के लिए जर्मन सेना को सौंप दिया था। जर्मन सेना ने बिना एक शब्द कहे उन सभी को गोली मार दी ताकि बाकी कैदियों को डराया जा सके। नॉक समझ गया कि भागने में नाकामी की कीमत मौत है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन एक मौका ढूंढता रहा, लेकिन चौकस जर्मन सैनिक हमेशा उनके आसपास रहते थे। कोई सही मौका नहीं मिला। आज शाम अचानक जर्मन सेना एक सैन्य वाहन में उनके पास आई। ऐसा लग रहा था कि वे किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। नॉक ने सोचा, यही सही वक्त है। उसने धीरे से वह लोहे की कील निकाली जिसे वह कई दिनों से छिपा रहा था और कार से कूदकर भागने की योजना बनाई। उसके सामने बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आंखों में छिपा इरादा भांप लिया। दयालु और साहसी बूढ़े व्यक्ति ने नॉक की मदद करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे कार के पीछे खड़े जर्मन सैनिकों की ओर बढ़ा। वह उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और जान जोखिम में डालकर सिगरेट मांगने लगा ताकि उनका ध्यान भटक सके। सौभाग्य से सैनिक ने उसे सिगरेट दे दी।
तभी एक और मजबूत और बहादुर आदमी वहां पहुंचा और सिगरेट छूने का नाटक करने लगा। अब दोनों ने मिलकर सैनिकों की नजरें पूरी तरह अपनी ओर खींच ली। नॉक ने उस पल का फायदा उठाया और झटके में उनके पीछे से निकलकर अपने साथियों के साथ भाग गया। वे दौड़ते हुए जंगल की ओर भागे, पहाड़ियों पर चढ़े और पूरी ताकत से आजादी की ओर भागते चले गए। लेकिन उनकी किस्मत अभी भी उनका पीछा कर रही थी। जर्मन सैनिकों ने उन्हें देख लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां उनके पास से गुजरती रहीं, लेकिन उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। वे और तेज भागे, जंगल की गहराइयों में उतर गए। उनका हर कदम मौत और आजादी के बीच का था। जर्मन सेना अब भी उनके पीछे थी, चीखती, गोलियां चलाती और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती। आखिरकार नॉक और उसके साथी एक ठंडी नदी के किनारे पहुंचे। बिना हिचकिचाए उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। बर्फ जैसी ठंडी धारा ने उनके शरीर को जमा दिया, लेकिन उन्होंने दर्द को नजरअंदाज किया और खुद को बहने दिया। काफी देर तक बहने के बाद जब वे पीछा कर रहे सैनिकों से दूर हो गए तो नदी के दूसरी ओर चढ़ गए। वे अब आजाद थे, कम से कम उस पल के लिए। लेकिन नॉक, जो पहरे पर था, जानता था कि यह अंत नहीं है। वह रुकने वाला नहीं। लेकिन उसने पाया कि उसके साथी के दाहिने पैर में जर्मन गोली लगी थी, जो अभी अभी भागी थी। लेकिन सौभाग्य से गोली उसके साथी के पैर में लगी और उसके पैर में नहीं रुकी। उसके साथी ने नॉक को उसे भागने के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन नॉक, जो अंदर से दयालु था, अपने सबसे अच्छे दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सका। नॉक के निरंतर प्रोत्साहन के तहत घायल साथी ने भागने का दृढ़ निश्चय किया। थोड़े समय के विराम के बाद उन्होंने उठने के लिए संघर्ष किया और भागने के लंबे और कठिन रास्ते पर आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वे उठे और चल पड़े, उन्होंने अचानक पाया कि सामने जर्मन सेना उन्हें घूर रही है। वे घबराकर वहीं खड़े रहे। जर्मन सेना से छुटकारा पाने के लिए नॉक धीरे से बैठ गया और एक लकड़ी की छड़ी उठा ली। हालांकि उसके हाथ में पहले से ही एक लकड़ी की छड़ी थी, जर्मन सेना अभी भी उन्हें घूर रही थी और बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। इस तरह दोनों पक्ष नदी में गिर गए। कुछ ही देर बाद भूखा भेड़िया अचानक पलटा और दूर देखने लगा। वह तुरंत उठा और तेजी से चला गया। भूखे भेड़िए और नॉक को देखकर, जो अचानक चले गए थे, वे सभी पानी में भीग गए। लेकिन दो भगोड़े, जो अभी अभी यातना शिविर से भागे थे, उनके पास उठने और भागना जारी रखने का समय नहीं था। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उन्होंने दूर से आती एक कार के इंजन की आवाज सुनी। वे घबरा गए और जल्दी से एक छिपी हुई जगह ढूंढकर छिप गए। कुछ ही देर बाद जर्मन सैनिकों का एक जोड़ा उनसे ज्यादा दूर सड़क पर नहीं दिखा। जर्मन सेना के कदमों की आहट और भूखे भेड़िए की घबराहट सुनकर नॉक पहले से ही घबरा रहा था। वह चिल्लाया और प्रार्थना की कि जर्मन सेना उसे न पकड़ पाए। सौभाग्य से जर्मन सैनिकों की यह जोड़ी अपने यातना शिविर के रक्षकों का पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि जर्मन लड़ाकू सैनिकों का पीछा कर रही थी। और भूखे भेड़िए को उन दोनों भगोड़ों के पैरों के निशान नहीं मिले। वे बहुत भाग्यशाली थे कि बच निकले। इतना सतर्क होने के बावजूद भूखा भेड़िया अपनी जगह पर डटा रहा और सभी जर्मन सैनिकों के गुजर जाने का इंतजार करता रहा। काफी देर बाद भूखा भेड़िया उठा और तेजी से सड़क पार करके फिर से छिपे हुए जंगल में घुस गया। पता नहीं भूखे भेड़िए को कितनी देर लगी कि उसे अचानक कई कब्रें दिखाई दी। खाना ढूंढने के लिए भूखा भेड़िया और जर्मन सैनिक तेजी से कब्र के पास पहुंचे और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के खलिहान में घुस गए। लेकिन वे अभी खलिहान में दाखिल ही हुए थे कि परिचारिका अचानक खलिहान में आ गई। परिचारिका ने दरवाजा खोला ही था और उसने दो जर्मन सैनिकों को बिना कुछ कहे भागते हुए देखा। वे घबरा गए और उठे और उन्होंने उस महिला को बिना चिल्लाए दूसरी कब्र में भागते हुए देखा। और जर्मन सैनिक ने एक मोटरसाइकिल भी देखी, तो भूखे भेड़िए ने मोटरसाइकिल को हथियाने के लिए जल्दी से एक हथियार ढूंढ और वे भाग निकले। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल वह महिला अचानक फिर से उसके सामने प्रकट हो जाएगी। दयालु महिला न केवल मदद के लिए भागी, बल्कि उसने पहल करते हुए उन्हें दो सैन्य वर्दियां भी दी। उस महिला का पति जर्मन सेना का कमांडर था, जिसने जर्मन सेना के आदेशों का पालन किया। महिला का इरादा समझकर दोनों ने जल्दी से सैन्य वर्दी पहन ली। इतना ही नहीं, महिला ने उन्हें खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी दिया। वे दोनों, जो पहले से ही भूखे थे, कृतज्ञता से उस स्त्री को देखते रहे और अपने हाथों में लिए स्वादिष्ट भोजन को तुरंत खा गए। इसके बाद वह स्त्री अपने पति पर नजर रखने में उनकी मदद करने के लिए कब्र के द्वार की ओर दौड़ी। स्त्री को हाथ हिलाते देखकर वे दोनों तुरंत खलिहान से बाहर भागे और मोटरसाइकिल की ओर बढ़े। उन्होंने जल्दी से इंजन चालू किया और वहां से निकल गए। स्त्री के पति की आवाज सुनकर वह भी उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए बाहर भागा, लेकिन वह कोई गोली भी नहीं चला सका। सौभाग्य से वे दोनों मोटरसाइकिल पर पूरा रास्ता भागकर तय करने में सफल रहे। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि सामने अचानक उन्होंने एक जर्मन सेना को देखा। यह साफ था कि इस जर्मन सेना ने अभी अभी किसी हवाई हमले को देखा होगा। असहाय होकर दोनों को वापस मुड़ना पड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने पाया कि कई जर्मन सैन्य वाहन तेजी से उनकी ओर आ रहे थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके पास चलते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मोटरसाइकिल को धीरे धीरे जर्मन सेना की ओर बढ़ाया और चुपके से आगे निकलने की कोशिश की, और ऐसा ही हुआ। सभी जर्मन सैनिक हवा में व्यस्त थे और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। दोनों ने मौके का फायदा उठाया, अपनी गति बढ़ाई और तेजी से आगे निकलने की कोशिश की। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अचानक एक जर्मन अधिकारी ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। असहाय होकर दोनों को रुकना पड़ा। उन्होंने हिम्मत जुटाई, पीछे मुड़कर देखा और पाया कि अधिकारी उन्हें घूर रहा था। लेकिन सौभाग्य से अधिकारी ने बस उन्हें रुककर जर्मन सेना की कार को धक्का देने में मदद करने के लिए कहा। अधिकारी का इरादा समझते हुए दोनों तुरंत आज्ञाकारी होकर ट्रक की ओर बढ़ गए। जर्मन सेना को कार धकेलने में मदद करने के लिए दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि वे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने आखिरकार कार को कीचड़ से बाहर निकाला और मुड़कर भागने की कोशिश की, तभी जर्मन अधिकारी ने उन्हें फिर से रोक लिया। इस समय दोनों पहले से ही घबराए हुए थे। असहाय होकर उनके पास अपनी घबराहट को दबाने और धीरे धीरे अधिकारी की ओर बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पता चला कि जर्मन अधिकारी ने साथी के पैर पर गोली का घाव देख लिया था, इसलिए उसने उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया। उसने यह भी बताया कि एक सैन्य डॉक्टर उसके घाव पर पट्टी बांधने के लिए उसे ढूंढ रहा था। दोनों घबरा गए और उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस समय वे इतने गुस्से और डर में थे कि बस जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहते थे। लेकिन जर्मन सेना ने उसके साथी को जबरदस्ती कार पर खींच लिया और फिर उसके साथी को घाव साफ करने में मदद करने लगी।
तब जर्मन अधिकारी को घूरने लगा और बातचीत करने लगा। जर्मन अधिकारी को विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने थे। जर्मन अधिकारी जानता था कि अगर वह गलत शब्द बोलेगा तो उसकी पहचान उजागर हो जाएगी और वह मर जाएगा, लेकिन वह नहीं चाहता था कि अधिकारी उससे और तीखे सवाल पूछे। वेश बदल कर आया। जर्मन अधिकारी धीरे धीरे एक खतरनाक स्थिति में फंस गया जहां वह नहीं निपट सका। जैसे ही उसकी पहचान उजागर होने वाली थी, डॉक्टर ने उसके साथी के घाव पर पट्टी बांध दी। जर्मन अधिकारी ने मौके का फायदा उठाते हुए मुड़कर अपने साथी की तरफ बढ़ा ताकि उसे कार से बाहर निकलने में मदद कर सके। फिर उसने अलविदा कहा और जर्मन अधिकारी जल्दी से उठा और चला गया। वे दोनों भाग्यशाली थे कि वे जीवन और मृत्यु के किनारे से बच गए, क्योंकि वे जर्मन कब्जे वाले क्षेत्र में थे। वहां कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने बार बार सोचा कि कैसे जीवित रहें और आराम करने तथा स्वस्थ होने के लिए कोई स्थान खोजें। रूक को यहूदी सघनता वाले क्षेत्र में छिपने का निर्णय लेना पड़ा, लेकिन जब वे छिप गए तो जर्मन गार्ड अंततः यहूदी क्षेत्र में घुस गए और पाया कि यहूदी क्षेत्र जो कभी भीड़भाड़ वाला था, अब बहुत भीड़भाड़ वाला हो गया था। उन्होंने एक दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। उनके पास छिपने के लिए जगह ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे पहरेदारों से छिप गए और हर जगह तलाशी ली। कुछ ही समय बाद उन्हें आखिरकार एक दयालु व्यक्ति मिला जो उन्हें अपने घर में रखने को तैयार था। उस बूढ़े व्यक्ति ने न केवल उन्हें अपने घर में रखा, बल्कि उन्हें ऐसा खाना भी दिया जो वे नहीं खा सकते थे। वे भूखे थे और भूख से मर गए। जब बूढ़े व्यक्ति को पता चला कि वे एकाग्रता क्षेत्र से बच निकले हैं, तो उसने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपने बेटे को देखा है। बूढ़े व्यक्ति के बेटे को जर्मन एकाग्रता क्षेत्र में ले गए और उन्होंने कभी उससे कोई बात नहीं की। लोगों के लिए लगभग सभी जर्मन प्रचार पर विश्वास करते थे और सोचते थे कि एकाग्रता यहूदियों के लिए बस एक बहाना था। कोई नहीं जानता था कि जर्मन गुप्त रूप से यहूदियों का नरसंहार कर रहा था। बूढ़े व्यक्ति की पूछताछ का सामना करते हुए नोक ने बार बार सोचा और बूढ़े व्यक्ति को वह सब कुछ बता दिया जो उसके पास था। उसने यहूदियों की सूची निकाली जिनका नरसंहार किया गया था। हताश बूढ़े व्यक्ति ने नोक की बातों पर विश्वास कर लिया। तब नोक ने अपनी कलम उठाई और तैयार हुआ। जो उसने देखा और सुना था वह मीडिया को बताना चाहता था कि यहूदियों को एकाग्रता में रखा जा रहा है, लेकिन नोक को उम्मीद नहीं थी कि अगली सुबह जर्मनों ने उन यहूदियों को पूरी तरह से खाली करा लिया था जिन्हें एकाग्रता में भेजा गया था। वह इतना भाग्यशाली था कि वह भागने में कामयाब नहीं हुआ और जर्मन बंदूक के नीचे अनिच्छा से मर गया।